Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Anti-Test teacher and I say you welcome in STEP Anti-Test preparation program by Punjab Group of Colleges. Dear students, आज हम इंजीनियरिंग एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट नंबर 13 की डिस्कशन करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट देखिए। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken R at a time is denoted by NCR और CNR is given by। यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का फार्मूला। NCR का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, आपने अपने लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है, अपने सिलेबस के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अल्फा ऑप्शन में ये फार्मूला मौजूद है, लेकिन डेल्टा ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ है ऑल आर करेक्ट, तो आपको बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा। अब अगर आपने जो अल्फा ऑप्शन में फार्मूला पढ़ा है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, आप इसको यूँ लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं सोल्यूशन आपके सामने है। ऊपर जो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल है ये एक्चुअली किसका फार्मूला है, ये NPR का फार्मूला है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, और बीटा ऑप्शन में यही रिजल्ट मौजूद है। देखिए जब ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन मौजूद होती है और 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाती हैं, देन थर्ड को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आप चेक करेंगे क्या जो चार्ली ऑप्शन है इसको भी अल्फ़ा या बीटा में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए चार्ली ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है n, n-1, n-2 से लेकर कहाँ तक नंबर्स हैं n माइनस आर प्लस 1, यानी कि कंसेक्टिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम ऐसा करते हैं, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लेके जाते हैं। n माइनस आर प्लस 1 तक हमारे पास नंबर्स हैं, तो इसमें से एक कम करें, क्या बनेगा n माइनस आर। आप इसको n माइनस आर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। इस तरह ऊपर क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये क्या बन गया है, ये एक्चुअली NCR का फार्मूला बन गया है, यानी कि 40 ऑप्शन में लिखा हुआ जो रिजल्ट है ये भी एक्चुअली NCR का फार्मूला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 पॉइंट्स 4 ऑफ विच लाई ऑन अ सेम लाइन। आपने बताना है कि कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं अगर आपके पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं और उनमें से 4 पॉइंट्स को लीनियर हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अपने लेक्चर के अंदर आप ये फार्मूला पढ़ के आए हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। अगर तो तमाम पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हों तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला क्या होता है, NC3, बिकॉज ईच ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स। लेकिन जब ये कह दिया जाए कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो देन फार्मूला चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या बन जाता है, फार्मूला बनता है NC3 माइनस MC3। n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को और m रिप्रेजेंट करता है जितने पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यहाँ पर 10 हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं और 4 हमारे पास कोलिनियर हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, 10C3 माइनस 4C3। अब 10C3 को आप कम्बिनेशन के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लें। 10C3 को कैसे आप सॉल्व करेंगे, 10 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 3 डिजिट्स तक, क्या बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे आपके पास क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल 321। और 4C3 का आंसर क्या होता है, जब ऊपर वाला नंबर नीचे से 1 ग्रेटर होता है तो ऊपर वाला नंबर ही कम्बिनेशन का आंसर आ जाता है, वो क्या बन जाएगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116, जो बीटा ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ रेगुलर ऑक्टागन। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला आपने अपने सिलेबस के अंदर भी पढ़ा है और आप अपने लेक्चर के अंदर भी इसको डिस्कस करके आए हैं। क्या फार्मूला होता है, NC2 माइनस n। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। यहाँ पर जो पॉलीगॉन है वो कौन सी है, इट इज़ अ ऑक्टागन। ऑक्टागन का मीनिंग ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 8 साइड्स हैं। तो आपने क्या करना है, n की जगह पर 8 पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब आप 8C2 को सॉल्व करें, इट विल बी 8 इंटू 7 ओवर 2 इंटू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 4 7 जा 28, 28 माइनस 8 क्या बन जाएगा 20, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स मस्ट बी इंक्लूडेड एंड
वन इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। देखिए टोटल आपके पास कितने प्लेयर्स हैं 16, उनमें से आपने कितने सिलेक्ट करने हैं 11 को आपने सिलेक्ट करना है। अगर तो सिंपल क्वेश्चन होता कि 16 में से 11 को कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं तो इट विल बी 16C11। लेकिन यहाँ पर अब एक बहुत ही खूबसूरत कंडीशन इसके ऊपर लगाई गई है जो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको लाजमी तौर पर इंक्लूड किया गया है। अगर तो सिर्फ यहाँ तक बात होती तो हम कहते 16 में से 2 को इंक्लूड कर लिया गया है तो रिमेनिंग बच गए 14 में से आपने और कितने सिलेक्ट करने हैं 2 चूँकि सिलेक्ट हो गए हैं, टोटल आपने 11 करने हैं तो 9 आपने और सिलेक्ट करने हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है रिमेनिंग सिलेक्शंस के लिए, वो बनता आपके पास 14C9। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन भी लगाई गई है कि एक पर्सन ऐसा है जो इस मैच के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो जो अवेलेबल नहीं है तो पहले तो उसको बीच में से माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल में से उसको भी माइनस करना है जो अवेलेबल नहीं है और उसको भी माइनस करना है जो मस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, और आर में से किसको माइनस करना है जो सिलेक्ट हो चुके हैं। मीन टू से आपने क्या करना है 16 में से 2 और 1 दोनों को माइनस करना है और नीचे जो 11 था 11 में से सिर्फ इस 2 को माइनस करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि 16 में से 2 सिलेक्ट हो गए और एक अवेलेबल ही नहीं है तो आपके पास रिमेनिंग बच गए कितने परसेंट्स, रिमेनिंग आपके पास 13% बच गए। 13 में से 2 चूँकि सिलेक्ट हो चुके हैं और कितने चाहिए 9 चाहिए, तो सिंपल 13C9 आपने फाइंड आउट करना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अगर आप इसकी कैलकुलेशन को आसान रखना चाहते हैं तो आप इस पर कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगा दें। NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R, तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये बन जाएगा 13C4। अब आपने 13 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है 4 डिजिट्स तक, तो ये बनेगा 13, इसके बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, नीचे क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, 4 3 12, 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, ये बनेगा 55 मल्टीप्लाई 13, आंसर क्या रहेगा 715 विच इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है जी इफ 2NC3 रेशो NC2 इज इक्वल टू 12 रेशो 1 देन वैल्यू ऑफ n इज। सिंपल आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन क्या है 2NC3 रेशो NC2 किसकी इक्वल है 12C1, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह के एक्सप्रेशन में n की वैल्यू फाइंड करने का आपके पास क्या एक मेथड तो ये होता है कि आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, और एक मेथड ये होता है कि आप इसको वेरिफिकेशन के मेथड से कर लें। तो अगर आप इसको कम्बिनेशन के फॉर्मूले से करते हैं तो ऊपर लिखेंगे 2n के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे कितने नंबर्स तक 3 नंबर्स तक, पहला आएगा 2n, उसके बाद आएगा 2n माइनस 1, उसके बाद आएगा 2n माइनस 2, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल 3 2 1। इसी तरह से इसको सॉल्व करें, ये क्या बनेगा n इंटू एन माइनस 1, नीचे क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। चूंकि रेशो का मतलब डिवाइड होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप बाद वाली वैल्यू का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। इक्वल टू के बाद क्या है 12/1। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास बनेगा n माइनस 1 जो इस n माइनस 1 से कैंसिल आउट होगा, और ये वाला n जो है ये वाले n से कैंसिल होगा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 के साथ क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा ये 2 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे आपके पास 3 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 12। तो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, तो ये सिंपल सी इक्वेशन बन जाती है। आप इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहां पर कहा जा रहा है अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स, 1 to borrow 1 book. There are 8 books of his interest. One of these 8 books, maths book, he does not want to borrow unless solution book is also borrowed. The number of ways in which he can choose the 3 books to be borrowed is. एक लड़का है, उसके पास कितने टिकट्स हैं 3 टिकट्स हैं जिनसे वो क्या कर सकता है 3 बुक्स को बोरो कर सकता है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में उसकी जो इंटरेस्ट की बुक्स हैं वो कितनी हैं वो 8 बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन 8 बुक्स में से 2 बुक्स ऐसी हैं जो एक मैथ की बुक है और एक उसकी सोल्यूशन बुक है। वो क्या करना चाहता है, वो इन 8 बुक्स में से 3 बुक्स को सिलेक्ट करना चाहता है। हमसे पूछा गया है कि कितने डिफरेंट वेज में वो सिलेक्शन कर सकता है।
अगर वो मैथ की बुक फॉलो करता है तो साथ में उसका सोल्यूशन भी लाजमी तौर पर क्या करता है, बोरो करता है। अब इसमें हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। एक केस ये है कि अगर वो मैथ की बुक बोरो करता है, जाहिर बात है अगर मैथ की बुक बोरो करेगा तो साथ उसका सोल्यूशन भी बोरो करेगा, तो 2 बुक्स तो फिर सिलेक्ट हो गई। रिमेनिंग आपके पास बच गई 6 बुक्स। 6 में से वो और कितनी बुक्स सिलेक्ट करनी है, उसने जस्ट एक बुक और सिलेक्ट करनी है, बिकॉज टोटल उसने 3 बुक्स को सिलेक्ट करना है। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बन जाएंगी, 6 में से एक को सिलेक्ट करना है, वो बन जाएगा 6C1। सेकेंड केस ये है कि वो मैथ की बुक को बोरो नहीं करता। तो अगर वो मैथ की बुक को बोरो नहीं करता तो अब आपके पास कितनी बुक्स हैं, अब हमारे पास 7 बुक्स हैं, जिनमें से कितनी बुक्स को सिलेक्ट किया जा सकता है, 3 को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 7C3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7C3 का मतलब है कि 7 के फैक्टोरियल को 3 नंबर्स तक एक्सपेंड कर लें, ये बनेगा 765, नीचे 3 का फैक्टोरियल 321, 6 से कैंसिल, 7 5 35, 35 प्लस 6 क्या बन जाएगा 41। तो 41 हमारे पास डिफरेंट वेज बनेंगे 3 बुक्स को सिलेक्ट करने के। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर मैथ की बुक सिलेक्ट करनी है ना तो मैथ के साथ उसका सोल्यूशन का आना लाजमी है, लेकिन अगर मैथ की बुक को सिलेक्ट नहीं किया जाता तो सोल्यूशन बुक सिलेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी सिलेक्ट हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहां पर कहा जा रहा है हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ सेट विद 7 एलिमेंट्स कंटेन एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास ना एक सेट है जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। कहा जा रहा है कि इसके कितने आप सबसेट्स बना सकते हैं जिनमें कम अज कम जो है वो कितने एलिमेंट्स हों, 2 एलिमेंट्स हों। अब देखिए हर एक सबसेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर आपके पास जो है वो 2 एलिमेंट्स वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स वाले कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, 4 वाले भी हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, 6 वाले भी हो सकते हैं, 7 वाले भी हो सकते हैं। बिकॉज उसने क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगाई है कि 2 या 2 से ज्यादा जो है वो उसके अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो आप 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स की तादाद फाइंड करेंगे, 3 एलिमेंट्स वाले बनाएंगे, 4 एलिमेंट्स वाले, 5 एलिमेंट्स वाले, 6 एलिमेंट्स वाले, 7 एलिमेंट्स वाले। इन सब को आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएगा जिसमें क्या है एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये मेथड है। एक मेथड ये है कि आप वो वाले सबसेट्स निकाल लें जिनमें 2 से लेस एलिमेंट्स आते हैं। 2 से लेस का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट आ जाए या कोई भी एलिमेंट ना हो। एक एलिमेंट वाले सबसेट्स कितने बनेंगे, दे विल बी 7C1, और कोई भी एलिमेंट जिसमें ना हो वो सबसेट्स कितने बनेंगे, वो होगा 7C0। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का आपके पास फार्मूला क्या होता है, दैट इज 2n। ये आपने अपने सेट वाले चैप्टर जो है उसके अंदर आप पढ़ के आए हैं, अपने लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, और उसमें आपने टेस्ट की डिस्कशन के अंदर भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने ये डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, दैट इज 2n। तो ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इसमें से आप ये वाले केस को माइनस कर दें, यानी कि उस केस को माइनस कर दें जिसमें आपके पास एक एलिमेंट वाले सबसेट्स हैं या फिर 9 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स हैं। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास वो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे जिनमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके में आपके पास जो कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इस तरीके से ज़रा इजी हो जाएगी। तो ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा जो है वो इजी है, तो इसी को आप फॉलो करें, अल्फा ऑप्शन आपकी रिक्वायर्ड ऑप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पर आपके पास सी की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है 2nCn इक्वल टू 2 टाइम्स 2n माइनस 1 Cn देन n इज इक्वल टू। यहाँ से आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप वेरिफिकेशन का मेथड यूज करते हैं, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, तो जहाँ जहाँ n है आप वहाँ वहाँ क्या लिख दें, 1 लिख दें। तो ये बनेगा 2C1, 2C1 क्या होता है 2, 1C1 का आंसर 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो लेफ्ट साइड ऐड के इक्वल आ जाएगी। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है तो आपको बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना चाहिए। बीटा ऑप्शन लिखा हुआ है 2, जब आप 2 लिखेंगे तो 2 2 जार 4, नीचे 2 आ जाएगा, इधर 2 2 जार 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, इधर 2 लिख देंगे तो 3C2 बन जाएगा। अब 4C2 का आंसर क्या होता है, 4 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 1, ये आपके पास बन जाएगा 6,
जब राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो 3c2 का आंसर 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। इसी तरह से n इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो डेल्टा में लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स आपके पास मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स A B C D E F सच दैट नो लेटर रिपीट्स एंड द वर्ड कंटेन एग्जैक्टली 2 वॉवल्स A E। देखिए आपके पास कुछ लेटर्स हैं, कहा जा रहा है कि इन लेटर्स में से ना आपने 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्शन हो सकती है? अगर 2 लेटर्स हैं वो लाजमी तौर पर सिलेक्ट करने हैं, जो वॉवल्स हैं A और E, इनके बारे में उसने बता दिया है कि इनको आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। जब 2 सिलेक्ट हो गए हैं तो रिमेनिंग आपने एक्चुअली कितने सिलेक्ट करने हैं? रिमेनिंग आपने इन 4 में से 2 और सिर्फ सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी 4c2। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा हुआ कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। अब आपने सिलेक्ट किया है, अब आपने जो सिलेक्शंस की हैं उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी निकालनी है। तो हर एक सिलेक्शन जो है वो कितने डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकती है? हर एक सिलेक्शन में आपके पास 4 लेटर्स हैं। 2 जो इस केस से आपने किए हैं, 2 जो उसने कंडीशन लगाई है वॉवल्स, 4 लेटर्स हैं। तो 4 लेटर्स को कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं? 4p4 वेज में। तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि टोटल जो सिलेक्शंस हैं हर सिलेक्शन को कितने डिफरेंट वेज में अरेंज किया जा सकता है, यानी कि कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, तो इन नंबर ऑफ सिलेक्शंस को नंबर ऑफ परमुटेशन से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या बनेगा? 4p4 मल्टीप्लाई बाय 4c2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, 4c4 का आंसर बनेगा 4 फैक्टोरियल, जो आपके पास होता है 24, और 4c2 का आंसर आपके पास होता है 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144, जो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है? इट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है NC8 इक्वल टू NC12 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए जब 2 आपके पास कॉम्बिनेशंस इक्वल हो, ऊपर वाली वैल्यू सेम हो और नीचे डिफरेंट हो, तो ये n किसके इक्वल होता है? n इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये आपने अपने लेक्चर के अंदर फार्मूला पढ़ा है कि NCX इक्वल टू NCY अगर हो तो n किसके इक्वल होता है? x प्लस y के इक्वल होता है। या फिर सेकेंड केस का होता है कि n 0 होता है। तो यहाँ पर n क्या होगा? 8 और 12 को ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 20। इट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं 2 कॉम्बिनेशंस की एडिशन का। देखिए अगर 2 कॉम्बिनेशंस आपके पास ऐड हो रहे हो और ऊपर वाली वैल्यू सेम हो, नीचे का डिफरेंस है ना वो 1 का हो, तो ये फॉर्मूला आपने अपने लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है कि ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं, नीचे दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इसका रिजल्ट आ जाता है। ऊपर एक ऐड करेंगे तो ऊपर बनेगा n, नीचे दोनों में से जो बड़ी वैल्यू हुआ है r, तो इस तरह से इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? NCR के इक्वल, जो कौन सी ऑप्शन में है? इट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 11C3 प्लस 11C4, आपने इसका सम बताना है। तो अगेन देखें यहाँ पर भी यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि दोनों कॉम्बिनेशंस में ऊपर वाली वैल्यू सेम है और नीचे का डिफरेंस जो है ना वो 1 का है। तो ऐसे केस में आपने कहा था कि ऊपर वाली वैल्यू में एक ऐड कर दें, नीचे दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो लिख दें, तो ये इसका आंसर होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 12C4। कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है? इट इज़ इन अल्फा ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर बोथ ए एंड बी भी लिखा हुआ है, तो आपने बीटा ऑप्शन को भी चेक करना है। देखिए अगर आप इस पर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं तो 12C4 का बनेगा 12C 12 माइनस 4 यानी कि 12C8। तो बीटा ऑप्शन में 12C8 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कौन सी ऑप्शन होगी? इट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहां पर कहा जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट 4 पर्सन ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 पर्सन्स इफ वन ऑफ देम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ग्रुप। टोटल आपके पास कितने लोग हैं? टोटल आपके पास 7 लोग हैं। इनमें से कितने लोगों की सिलेक्शन करनी है? आपने 4 लोगों की सिलेक्शन करनी है। लेकिन कंडीशन ये लगा दी गई है कि एक पर्सन ऐसा है जिसको हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये कंडीशन आपने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस की है कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि इस ऑब्जेक्ट को बीच में इंक्लूड नहीं करना, तो टोटल में से उसको क्या कर दिया करते हैं? माइनस कर दिया करते हैं। टोटल 7 ऑब्जेक्ट से 7 में से एक माइनस कर दें, क्या बन जाएगा? 6। तो 6 में से आपने
कितने लोगों की सिलेक्शन करनी है, 4 लोगों की सिलेक्शन करनी है, यानी कि आर हमारा वही रहेगा, सिर्फ एन में से उसको माइनस किया जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा 6C4। इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन के फॉर्मूले से, इसको 6C2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 6 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें 2 डिजिट्स तक, ये बनेगा 6 × 5, नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, ऊपर आएगा 30, नीचे 2, आंसर क्या आ जाएगा 15, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग यू एज अ मॉनिटर फ्रॉम अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। देखिए अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, अगर ये कहा जाता कि उनमें से किसी एक स्टूडेंट को एज अ मॉनिटर हमने सेलेक्ट करना है, तो वो आंसर क्या होता, वो होता 10C1। लेकिन जब ये मेंशन कर दिया गया है कि जिसको सिलेक्ट करना है वो आप हैं, इसका मतलब ही हुआ कि अब कोई हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शंस नहीं है, जस्ट एक ही सिलेक्शन बनेगी इस केस में। तो वो क्या आंसर होगा, इट इज बीटा आंसर, 1 सिलेक्शन। नंबर 45 देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 2 persons कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n persons, n में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो क्या बनेगा NC2 बनेगा। लेकिन किसी भी ऑप्शन में NC2 नहीं लिखा हुआ और नॉन ऑफ दिस की ऑप्शन लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जब भी नॉन ऑफ दिस लिखा हो तो आपने मुकम्मल इसको चेक करना है कि कहीं गिवन आंसर को किसी और शेप में तो नहीं लिखा हुआ। जैसा कि ये NC2 है, अगर आप इस पे C का फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर बनेगा n फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और साथ में नीचे क्या आएगा, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब ये जो n फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं NP2, बिकॉज आपको मालूम है कि n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल क्या होता है, NPR के इक्वल होता है। तो अगर आप इसको यूं लिख देते हैं तो बनेगा NP2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो इस फॉर्म में जो रिजल्ट है वो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, इन हाउ मैनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 15 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इफ 1 सब्जेक्ट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब ये है कि एक जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट किया जा चुका है, वो ऑप्शनल नहीं है। तो जब 15 में से एक को सिलेक्ट कर लिया गया तो आपके पास रिमेनिंग कितने बच गए 14। अब उनमें से आपने और कितने सिलेक्ट करने हैं, आपने जस्ट 2 और सिलेक्ट करने हैं, बिकॉज टोटल आप कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी बनेगी, वो बनेगी 14C2। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे बीच में होते हैं जिनको आपने लाजमी सिलेक्ट करना होता है, तो उस नंबर को आप n से भी माइनस करते हैं और r से भी माइनस करते हैं। यहाँ पर 1 को आपने लाजमी सिलेक्ट करना था, तो 1 को आपने n से भी माइनस कर दिया और r से भी माइनस कर दिया, तो बन गया 14C2, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है 4 ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेक्सिको आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इफ द लेटर M मस्ट बी सिलेक्टेड। अगेन वही क्वेश्चन है कि आपके पास ये लेटर्स हैं, इसमें से M को लाजमी सिलेक्ट कर लिया गया है, आपने टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं। तो जब इसको सिलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग में से आपने कितने सिलेक्ट करने हैं, रिमेनिंग में से आपने जस्ट 3 और सिलेक्ट करने हैं ताकि टोटल 4 हो जाएं। तो ये आपके पास कितने हैं 5 में से आपने 3 को सिलेक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा 5C3, जो किसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास आ गई, इट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है अ गार्डन सेंटर सेल्स 10 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ रोज बुश, अ गार्डनर विशेस टू बाय 6 रोज बुशेस ऑल ऑफ डिफरेंट वैराइटीज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज शी कैन मेक हर सिलेक्शन। 10 डिफरेंट वैराइटीज अवेलेबल हैं, उनमें से कितनी वैराइटीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, 6 वैराइटीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं और बाय करना चाहते हैं। तो 10 में से 6 कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट हो सकती हैं, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, इट इज 10C6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10C6 को आप लिख सकते हैं 10C4 अगर आप इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है 4 नंबर्स तक, 10 के बाद क्या आएगा 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1। अब देख लीजिए क्या क्या इसमें से कैंसिल हो सकता है, 4 2 जार 8, 8 से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 210, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन बीटा ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ऑफ द 10 varieties 3 are pink, 5 are red and 2 are yellow. Calculate the number of ways in which her selection of 6 rose bushes could contain at least 1 rose bush of each color. अब क्या कहा जा रहा है कि टोटल हमारे पास 10 वैरायटीज़ हैं, 10 में से कितनी वैरायटीज सेलेक्ट की जाती हैं, 6 जो है ना वो सेलेक्ट की जाती हैं, और जो टोटल 10 हैं उनमें 3 पिंक है, 5 रेड हैं और 2 जो है ना वो येलो हैं। अब आपने इस तरह से सिलेक्शन करनी है 6 बुशेस की कि हर सिलेक्शन में हर कलर की कम से कम एक बुश जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। देखिए 3 आपके पास पिंक हैं, 5 रेड हैं, 2 येलो हैं। आपने कितनी सिलेक्ट करनी है, 10 में से 6 को आपने सिलेक्ट करना है, और हर सिलेक्शन में हर कलर की कम से कम एक बुश लाजमी होनी चाहिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्शंस कर सकते हैं। देखिए कितने केसेस आपके पास बनेंगे। पहला केस तो ये है ना कि आप जो 3 पिंक है ना इनमें से एक सिलेक्ट कर लें। अगर इसमें से आप एक सिलेक्ट करते हैं तो इस एक सिलेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब ये हो सकता है कि येलो जो है आपके 2 की 2 ही सिलेक्ट कर लें या 2 में से एक सिलेक्ट कर लें। अगर येलो 2 सिलेक्ट करते हैं तो फिर रेड कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 5 में से 3 सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, ताकि टोटल आपके पास कितनी बन जाएं, टोटल आपके पास 6 बुशेस बन जाएं। और अगर आप येलो जो है वो 1 सिलेक्ट करते हैं देन रेड कितनी सिलेक्ट करना पड़ेंगी, 4 सिलेक्ट करना पड़ेंगे, ताकि टोटल आपके पास 6 बन जाएं। तो एक तो आपके पास ये केस बन सकता है। सेकंड ये है कि आप पिंक जो है वो 2 सिलेक्ट कर लें। अगर पिंक 2 सेट करेंगे इसमें अगेन आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी कि येलो जो है आप 2 सेट कर सकते हैं और येलो जो है ना वो 1 सेट कर सकते हैं। अगर येलो 2 सेट करेंगे तो फिर रेड कितनी सेट करेंगे, रेड आप 2 सेट करेंगे ताकि टोटल आपके पास 6 बन जाएं। और अगर येलो आप 1 सेट करते हैं तो फिर 5 में से कितनी रेड सेलेक्ट करना पड़ेंगी, 3 सेलेक्ट करना पड़ेंगी, ताकि टोटल आपके पास कितनी बन जाए, 6 बन जाए। तीसरा केस आपके पास ये बन जाएगा कि आप पिंक जो है वो 3 की 3 ही सिलेक्ट कर लें। अब अगेन येलो कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, येलो 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। येलो अगर 2 सिलेक्ट करेंगे तो अब रेड कितने सिलेक्ट करेंगे, 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक रेड सिलेक्ट होगी, ताकि टोटल जो है वो 6 बन जाए। और अगर येलो 1 सेट करते हैं तो 5 में से 2 रेड जो है ना वो उनकी सिलेक्शन करना होगी। अब इन तमाम केसेस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड करें। देखिए पहले केस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगी, 3 में से 1 पिंक को सेट करना है, कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्शन हो सकती है, 3C1। 5 में से 3 रेड को कितने डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 5C3। 2 येलो में से 2 को कितने डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 2C2। तो पहला इवेंट 3C1 वे में हो सकता है, सेकंड इवेंट 5C3 वेज में परफॉर्म हो सकता है, थर्ड इवेंट 2C2 वेज में परफॉर्म हो सकता है। तो तीनों इवेंट्स एक साथ कितने डिफरेंट वेज में परफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि तीनों सिलेक्शंस एक साथ कितने डिफरेंट वेज में हो सकती हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जैसे आपने फर्स्ट केस किया है बाकी भी इसी तरह से सिंप्लीफाई किए जाएंगे। इस केस में सिलेक्शंस कितनी बनेंगी, 3C1 मल्टीप्लाई 5C4 मल्टीप्लाई 2C1। इस केस में कितनी होंगी, 3C2 5C2 और 2C2, इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस केस में कितनी होंगी, 3C2 5C3 और 2C1। इस केस में 3C3 5C1 2C2 और लास्ट में क्या आएगा, 3C3 5C2 और 2C1। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लें। 3C1 का आंसर 3, 5C3 का 10, 2C2 का 1, 3C1 का 3, 5C4 का 5, 2C1 का 2। 3C2 का आंसर 3, 5C2 का 10, 2C2 का 1, 3C2 का 3, 5C3 का 10 और 2C1 का अगेन 2, 3C3 का 1, 5C1 का 5, 2C2 का 1, 3C3 का 1, 5C2 का 10 और 2C1 का 2। आपको मालूम है ऊपर कुछ भी लिखा हो नीचे 1 हो तो उसका आंसर वही आ जाता है ऊपर वाला नंबर, और ऊपर नीचे सेम हो तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो इसी तरह से अगर अप एंड डाउन का डिफरेंस 1 का हो तो सिर्फ ऊपर वाला इंटीजर इसका आंसर आ जाता है। तो सिर्फ इसमें 5C
3 और 5 से 2 आ रहा है, आपको पता है कि उसका आंसर 10 होता है, तो सबके रिजल्ट्स आपने फ्रीक्वेंटली लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करें और इसको सम अप कर दें तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा विच इज़ 175, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ चार्ली ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये बात हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेस्ट हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं ये तमाम किस्म के एंटी टेस्ट के लिए हैं, फास्ट, नस्ट, जीकी, यूएटी, सब के लिए यही वाले टेस्ट हैं, बिकॉज सिलेबस आपका यही है। इसलिए समटाइम हम एक कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बीच में शामिल कर देते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़े और थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने की प्रैक्टिस हो और साथ ही थोड़ी सी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो, बिकॉज पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि किसी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की स्टेटमेंट देखिए। एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेन्स 12 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ विच 3 आर ऑन ट्रिग्नोमेट्री, 4 are on algebra and 5 are on calculus. Candidates are asked to answer 8 questions. Calculate the number of those selections which contain questions on only 2 of 3 topics, trigonometry, algebra and calculus. एक आपके पास क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा के 4 क्वेश्चंस हैं, कैलकुलस के 5 क्वेश्चंस हैं। आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं? टोटल आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं और उसके ऊपर कंडीशन ये लगाई गई है कि आपने एक वक्त में 2 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं? देखिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा इन 2 टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस 8 नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ कैलकुलस को अटैच करते हैं तो अगर हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 3 में से 3 ही सिलेक्ट करना पड़ेंगे और यहाँ पे 5 में से 5 ही सिलेक्ट करना पड़ेंगे। यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री में से हम 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलस में से 5 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। यानी कि पहला हमारे पास ये केस बन जाएगा। सेकेंड केस में क्या होगा, अब आप देखें अलजेब्रा को कैलकुलस के साथ अटैच करें। अगर आप अलजेब्रा और कैलकुलस इन 2 टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं तब आप 8 क्वेश्चंस कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि आप अलजेब्रा के 4 में से 3 क्वेश्चंस सिलेक्ट करें और कैलकुलस के 5 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें। इस तरह टोटल आपके पास 8 बन जाएंगे। और सेकंड ये बन सकता है कि अलजेब्रा में से 4 में से 4 क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर लें और कैलकुलस में से 5 में से आप 4 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लें, तो टोटल आपके पास 8 बन जाएंगे। तो ये 3 केसेस आपके पास बनेंगे जिन केसेस में आपने नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड आउट करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चंस कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं, 3C3। और कैलकुलस में से 5 क्वेश्चंस कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं, 5C5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहले केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगी। सेकंड केस में आपने 4 में से 3 क्वेश्चंस अलजेब्रा के सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बन जाएंगी, 4C3। कैलकुलस में से 5 में से आपने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बन जाएंगी, 5C5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड केस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस बन जाएंगी। इसी तरह से अगर आप अलजेब्रा में से 4 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगी 4C4 और कैलकुलस में से 5 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शंस होंगी 5C4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3C3 का आंसर 1, 5C5 का आंसर 1, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। 5C5 का आंसर 1, 4C3 का आंसर 4, तो 1 मल्टीप्लाई 4 4 हो जाएगा। 4C4 का आंसर 1, 5C4 का आंसर 5, तो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या बन जाएगा, 5। तो इन सब को ऐड कर दीजिए। तो हम कितने डिफरेंट वेज में 8 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, दीज आर 10 डिफरेंट वेज। अल्फा ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 3 students are selected to form a chess team from a group of 5 girls and 3 boys. Find the number of possible teams that can be selected in which there are more girls than boys. देखिए, ये कहा जा रहा है कि आपके पास 5 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज़ हैं, 3 लोगों की आपने एक टीम बनानी है। तो कितने डिफरेंट वेज में आप टीम बना सकते हैं कि जिसमें जो गर्ल्स है ना वो बॉयज़ से ज़्यादा हों।
देखिए, अगर आप कोई भी बॉय को सिलेक्ट नहीं करते देन हमारे पास सिलेक्शंस कितनी बनेंगी? अगर आप 3 में से कोई भी बॉय को सिलेक्ट नहीं करते तो इसके लिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या हो जाएंगी? 3C0। तो फिर इस केस में हमें गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी? 5 में से 3 गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन्स इन द टीम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो वो बनेगा 5C3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक केस हमारे पास बनेगा जिसमें गर्ल्स जो है वो बॉयज से ज़्यादा हैं। सेकेंड हमारे पास क्या बन सकता है कि हम बॉयज़ में से एक बॉय को सिलेक्ट कर लें, फिर गर्ल्स कितनी सिलेक्ट होंगी? 2 गर्ल्स सिलेक्ट होंगी। तो इस केस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बनेंगी? 3C1 इंटू 5C2। उसके बाद अगर आप 2 बॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं तो फिर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स 1 हो जाएगी। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गिवन क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि गर्ल्स की तादाद बॉयज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जस्ट ये 2 केसेस हमारे पास बनेंगे। तो इन दोनों का आप सिंप्लीफाई करेंगे। 5C2 का आंसर 10, 3C1 का आंसर 3, 5C3 का आंसर 10, 3C0 का आंसर 1। तो ये बन जाएगा 30 प्लस 10, आंसर क्या आ जाएगा? 40। तो 40 डिफरेंट वेज में हम टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है अ बैडमिंटन टीम ऑफ 4 men and 4 women is to be selected from 9 men and 6 women. 2 of the men are twins. Find the number of ways in which the teams can be selected if exactly one of the twins is in the team. देखिए ये कहा गया है कि 9 men है, 6 women है, 4 men और 4 women को आपने सिलेक्ट करना है। और जो men है ना, इनमें से 2 men जो ना वो ट्विन्स हैं। ट्विन में से एक को सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप ट्विन्स को अलग कर लें तो एक्चुअली आपके पास क्या बन जाते हैं? 3 इवेंट्स बन जाते हैं। पहला इवेंट आपके पास बन जाता है कि 2 ट्विन्स में से एक ट्विन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर 9 मैन में से इन दोनों को निकाल देते हैं तो बाकी आपके पास बन जाते हैं 7। फिर 7 में से कितने और मैन आप सिलेक्ट कर सकते हैं? जब इन दोनों में से एक हो जाएगा तो टोटल आपने 4 मैन करने हैं, तो 3 मैन आपने और सिलेक्ट करने हैं। तो 7 में से 3 मैन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और वुमेन में से 6 में से आपको 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 2 ट्विन्स में से एक को सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 2C1, या फिर इसको 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 7 मैन में से 3 और मैन को आपने सिलेक्ट करना है, इसके नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बन जाएंगी? 7C3। उसके बाद 6 वुमेन में से 4 को आपने सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या बन जाएंगी? 6C4। तो तीनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगी। 2 एज इट इज आ जाएगा। 7C3 का रिजल्ट 35, 6C4 का 15। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1050। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये करके आपके पास इसकी डेल्टा ऑप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अ स्पोर्ट्स टीम ऑफ 3 अटैकर्स, 2 सेंटर्स एंड 4 डिफेंडर्स इज टू बी चूजन फ्रॉम अ स्क्वाड ऑफ 5 attackers, 3 centers and 6 defenders. Calculate the number of different ways in which this can be done. Very simple question कि आपके पास 5 attackers हैं, 3 centers हैं, 6 defenders हैं। कितने आपने सेलेक्ट करने हैं? 5 में से 3 attackers सेलेक्ट करने हैं, 3 centers में से 2 को सेलेक्ट करना है, 6 defenders में से 4 को सेलेक्ट करना है। कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्शन हो सकती है? तो सिंपली पहला इवेंट आप देखेंगे कि 5 अटैकर्स में से 3 को कितने वेज में सेट कर सकते हैं? इट इज़ 5C3। 3 सेंटर्स में से 2 को कितने डिफरेंट वेज में सेट कर सकते हैं? 3C2। 6 डिफेंडर्स में से 4 को कितने डिफरेंट वेज में सेट कर सकते हैं? 6C4। अब तीनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगी। 5C3 का आंसर 10, 3C2 का आंसर 3, 6C4 का आंसर एक्चुअली क्या बन जाएगा? 6C2 बन जाएगा, जो कितना बनता है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 6 × 5 / 2 × 1, 15 बन जाता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 450, जो कौन सी ऑप्शन में है? इट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अ टीम ऑफ 6 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 वुमेन एंड 8 men. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स दैट कंटेन नो मोर देन 1 वुमेन। देखिए 6 आपके पास वुमेन है, 8 आपके पास मेन है। कितने लोग आपने सिलेक्ट करने हैं? इन टोटल आपने 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। और ये क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी गई है कि जो नंबर ऑफ वुमेन है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास 2 केस बनेंगे।
एक ये है कि आप किसी भी वुमेन को सिलेक्ट ना करें। फिर क्या करना पड़ेगा, 8 मैन में से आपको 6 मैन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगी, 6C0 इंटू 8C6। सेकंड केस क्या है कि आप एक वुमेन को सेट कर लें। अगर एक वुमेन को सेट करेंगे तो फिर मेन कितने सेट होंगे, 8 में से 5 सेट होंगे, बिकॉज टोटल आपने 6 करने हैं। ये बन जाएगा 6C1 इंटू 8C5। अब चूंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक से ज़्यादा वुमेन का सिलेक्ट नहीं करना, इसका मतलब इससे आगे हम नहीं चल सकते, बस ये 2 केस बनेंगे। इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है 364, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 5 coins are tossed simultaneously, the number of outcomes so that at least one tail appears, कि कम से कम एक टेल लाजमी तौर पर अपीयर हो। देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी, एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया है, तो कॉइन को जब टॉस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, हेड या टेल। यानी कि जो फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इस तरह 5 केसेस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा 2 रेज़ पावर 5। अब सिर्फ एक केस ऐसा होगा जिसमें कोई भी टेल नहीं होगी, वो कौन सी आउटकम होगी, वो ये वाली आउटकम होगी जिसमें 5 बार क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। इसको बीच में से माइनस कर दें, बाकी हमारे पास जो आउटकम्स बनेगी वो ऐसी आउटकम्स होंगी जिनमें कम से कम एक टेल लाजमी तौर पर मौजूद होगी। तो 2 रेज़ पावर 5 बन जाएगा 32, माइनस 1 करेंगे आंसर आ जाएगा 31, जो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ चेयरमैन एंड अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। टोटल आपके पास 5 लोग हैं, उनमें 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। देखिए अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पर्सन्स, तो आप क्या करते, आंसर होता 5C2। लेकिन अब सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि उनको पर्टिकुलर नाम भी देने हैं, एक चेयरमैन है और एक डिप्टी चेयरमैन है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं, एक को चेयरमैन एक को डिप्टी चेयरमैन कह दिया, तो ये भी तो हो सकता है ना कि पहले आपने जिसको डिप्टी चेयरमैन कहा है आप उसको चेयरमैन कह दें और चेयरमैन को डिप्टी चेयरमैन कह दें। यानी एक्चुअली वो 2 हमारे पास केसेस बनेंगे, यानी कि एक सिलेक्शन के लिए 2 केसेस बनेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5C2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 5 में से आपने 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो फर्स्ट पर्सन कितने वेज में सिलेक्ट हो सकता है, 5 वेज में। जब एक सिलेक्ट हो गया बाकी बच गए 4 पर्सन्स, तो 4 में से एक कितने डिफरेंट वे में सिलेक्ट हो सकता है, 4 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या हो जाएंगी, वो बनेगी 5 मल्टीप्लाई 4। यानी कि 2 पर्सन जो आपने सिलेक्ट करके उनको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का नाम भी आपने साथ देना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5C2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा 20, जो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहां पर कहा जा रहा है इफ ईच क्लास फेलो सेंड्स अ कार्ड टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड 45 कार्ड्स आर पोस्टेड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज। हर स्टूडेंट ने हर किसी को एक कार्ड सेंड किया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ हैंड शेक्स वाला जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं इससे मिलता जुलता नज़र आ रहा है कि अगर एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट दूसरे के साथ हैंड शेक करता है, कितने हैंड शेक्स होंगे, आपने अपने लेक्चर के अंदर इसका फॉर्मूला पढ़ा है NC2। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर कहा गया कि हर एक ने हर एक को कार्ड सेंड करना है, तो कितने कार्ड पोस्ट हुए हैं, 45 कार्ड्स पोस्ट हुए हैं। तो इस केस में जितने कार्ड पोस्ट हुए हैं वो आप कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए कि क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक कितने कार्ड पोस्ट करेगा, हर एक 11 कार्ड पोस्ट करेगा। तो टोटल कितने कार्ड्स पोस्ट होंगे, 11 को आप ऐड करेंगे कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, यानी कि 12 इंटू 11 करना पड़ेगा। यानी कि टोटल अगर n स्टूडेंट्स हैं तो हर एक कितने कार्ड पोस्ट करेगा, n-1 कार्ड्स पोस्ट करेगा। तो n-1 को आपने ऐड करना है कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो वो बन जाएगा n इंटू n-1। तो n इंटू n-1 ये क्वेश्चन के अंदर बता दिया है किसके इक्वल है, 45 इक्वल है। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, यानी कि n के लिए आपने बतानी है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्वीन बन जाएगी। अब आपको मालूम है जब भी क्वीन बनती है तो क्वीन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। हम देखते हैं कौन सी ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई करती है। अगर आप
अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ 5, बीटा में लिखा हुआ 10, चार्ली में लिखा हुआ 15, कोई भी पुट करेंगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास नॉन ऑफ दीज मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अ कमेटी ऑफ 4 पीपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज इन अ क्लास, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस आर पॉसिबल इफ एट लीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड। देखिए आपके पास क्या सिचुएशन है कि आपके पास 8 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज हैं, 4 लोगों को आपने सिलेक्ट करना है। कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्शन की जा सकती है, क्या क्वेश्चन के अंदर कंडीशन लगाई गई है, एटलीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड, कम से कम एक बॉय को लाजमी सिलेक्ट करना है। क्या केसेस बन सकते हैं, एक बॉय सिलेक्ट हो सकता है, 2 सिलेक्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या चारों के चारों हो सकते हैं। गर्ल्स के ऊपर उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, इसलिए हमारे पास ये 4 डिफरेंट केसेस बनेंगे। अगर आप 12 में से एक बॉय को सेलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितनी होंगी, 12C1। उसके बाद जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो कितनी है, वो 8 है। उसमें से कितनी गर्ल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल मेंबर्स आपने 4 पूरे करने हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या हो जाएंगी, 8C3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगी। इसी तरह से सेकंड केस में सिलेक्शंस कितनी हो जाएंगी, 12C2, फिर गर्ल्स 2 सेलेक्ट करना पड़ेंगी, वो बनेगा 8C2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में नंबर ऑफ सिलेक्शंस बन जाएंगी। थर्ड केस में जब आपने 3 बॉयज़ को सिलेक्ट किया है तो गर्ल्स में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर आपने 4 के 4 बॉयज़ को सिलेक्ट किया है तो गर्ल्स में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 12C1 का आंसर 12, 8C3 का आंसर क्या होगा, 8 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है 3 डिजिट्स तक, 8 7 6, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल 3 2 1। इसी तरह से 12C2 को सॉल्व करेंगे, 12 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है 2 नंबर्स तक, 12 इंटू 11, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 1। 8C2 को आपने एक्सपेंड करना है 2 नंबर्स तक, 8 इंटू 7, ओवर आ जाएगा 2 इंटू 1। 12C3 के लिए आपने 12 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है 3 नंबर्स तक, तो क्या बनेगा 12 इंटू 11 इंटू 10, नीचे क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल 3 2 1। 8C1 का आंसर 8। 12C4 के लिए आपने 12 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है 4 नंबर्स तक, 12 11 10 9, नीचे क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, और ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 ही, इसका आंसर 1 होता है। अब अप एंड डाउन जो कैंसिल होते हैं, कैंसिल करने के बाद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एंटी टेस्ट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे टाइम लग जाए, इसलिए मैनुअली कैलकुलेशंस करने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहां पर कहा जा रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अगर आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर टोटल पोजीशंस कितनी बन जाएंगी, उसके अंदर टोटल आपके पास 9 पोजीशंस बनेंगी। हर पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 0 या 1। तो फर्स्ट पोजीशन कितने डिफरेंट वेज में फिल हो सकती है, 2 वेज में, फिर सेकंड भी 2 वेज में, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, हर पोजीशन 2 वे में फिल हो सकती है। तो तमाम पोजीशंस कितने डिफरेंट वेज में फिलअप हो सकती हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, यानी क्या बन जाएगा 2 रेज़ पावर 9, आंसर आ जाएगा 512, जो चार्ली ऑप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर हैज 3 sections. Each section consists of 3 questions. 5 questions are to be solved in total, choosing at least 1 question from each section. In how many ways a candidate can make his choice? देखिए 3 sections हैं, हर section में 3 questions हैं, टोटल question 5 करने हैं, और हर section में से कम एक question को लाजमी तौर पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने डिफरेंट केसेस बनेंगे। एक केस ये बन सकता है कि तीनों में से किसी भी एक सेक्शन में से आप 3 के 3 क्वेश्चन सेट कर लें और बाकी दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर लें। एक केस ये बन सकता है कि आप किसी भी एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन करें और बाकी दोनों में से 2 कर दें। तो ये 2 केसेस हमारे पास बन सकते हैं। इन दोनों केसेस में हमने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने हैं। देखिए अगर किसी भी एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है तो एक क्वेश्चन कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट होगा, 3C1। सेकंड सेक्शन में से अगर एक क्वेश्चन सिलेक्ट होता है तो वो कितने डिफरेंट वे में सिलेक्ट होगा, 3C1। और
थर्ड सेक्शन में से अगर 3 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं तो कितने डिफरेंट वे में सिलेक्शन होगी 3C3। तो तीनों सेक्शन के क्वेश्चन को कितने डिफरेंट वे में सिलेक्ट किया जा सकता है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, सेक्शन 1 में से एक, सेक्शन 2 में से एक, सेक्शन 3 में से 3, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर सेक्शन 1 में से एक, सेक्शन 3 में से एक, सेक्शन 2 में से 3, या फिर सेक्शन 2 में से 2, सेक्शन 3 में से 1 और सेक्शन 1 में से 3, यानी कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। यानी कि एक्चुअली 1, 1 और 3 को कितने डिफरेंट वेज में अरेंज किया जा सकता है, उतने टाइम्स ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप देख लें, इसको आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को फाइंड करना है। वैसे तो आपने यहाँ से भी देख लिया कि 3 बनता है, या फिर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 3C1 का आंसर 3, 3C1 का आंसर 3, 3C3 का आंसर 1, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 27 आ जाएगा। सेकंड केस में आ रहे हैं, अगर किसी एक सेक्शन में से 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो कितने डिफरेंट वे में सेलेक्ट हो सकता है 3C1। किसी एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो कितने डिफरेंट वे में सेलेक्ट हो सकते हैं 3C2। किसी एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो कितने डिफरेंट वे में सिलेक्शन हो सकती है 3C2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी यही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर अगर आप सेक्शंस को डिफरेंट कर दें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने टाइम्स आप इनको अरेंज कर सकते हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि रिपीटेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर 81 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108। तो 108 वेज में हम अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो 4 ऑप्शन हमारी ट्रू ऑप्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।